बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा। विधानसभा चुनाव के तहत करेंगे रैलियां। आज बंगाल दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आज 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कृषि कानूनों के विरोध में आज से किसान नेता राकेश टिकैत का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। दोपहर को पालनपुर में किसानों को करेंगे संबोधित। और देश में फिर से फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 93,000 नए केस आए सामने। 514 मरीजों ने तोड़ा दम। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। बता दें, कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब देश में फिर कोरोना का बम फूटा है। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि 24 घंटे में 92,994 नए केस सामने आए हैं। और इस वक्त की अहम जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहाँ एक दिन में कोरोना से 514 लोगों की मौत बताई जा रही है। कोरोना से अब तक 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ऐसे में इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, देश में अब तक 1 करोड़ 24 लाख 84,127 केस सामने आए हैं। और वहीं 24 घंटे की बात करें तो 60,000 के ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में फिर कोरोना का बम फूटा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 24 घंटे में 92,994 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, एक दिन में कोरोना से 514 लोगों की मौत बताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़े। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब ऐसे में चिंता का विषय यह है कि अब नए जो मामले आए हैं वो 92,994 आए हैं। क्या कुछ जानकारी? लगातार जो कोरोना की गिनती है वो बिल्कुल रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है और उसी को लेकर पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि सरकारें बार बार यही कोशिश कर रही हैं कि कोरोना पे लगाम लगाई जा सके और इसी के लिए जनता को भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। मगर दिल्ली के अंदर की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर भी लगातार कोरोना की रफ्तार में इजाफा होता नजर आ रहा है और दिल्ली सरकार भी जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। और टीकाकरण की जो बात है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार रविवार और शनिवार की जो छुट्टियां हुआ करती थी अस्पतालों की, अब वो नहीं होंगी और लगातार हफ्ते के 7 दिन टीकाकरण की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी और लगातार 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको भी टीकाकरण दिया जा रहा है। जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मामले बढ़ना और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। ऐसे में इतने ज्यादा, कल 89,000 के समथिंग मामले सामने आए, तो आज 92,000 के समथिंग मामले सामने आए। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो भी बिल्कुल सही है और वो यहाँ तक कि जो कोरोना की गिनती है उसमें भी इजाफा होता नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से सरकारें कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि जनता जब तक सहयोग नहीं देगी सरकारों का, जब तक आंकड़े इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, मगर जनता को कहीं ना कहीं सहयोग देना पड़ेगा। और जो कोरोना की रफ्तार है उसके अंदर लगाम लगाने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं जनता कहीं ना कहीं इसकी जो अवहेलना की जा रही है या फिर क्या अनदेखी कर रही है वो कहीं ना कहीं इसके कोरोना की जो रफ्तार है उसमें इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। मगर जनता को जागरूक होना पड़ेगा और दोबारा से सरकार के साथ सहयोग देना होगा। जी राजीव, जैसे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब इतनी ज्यादा संख्या में मामले आना लगातार चिंता का विषय तो बनता ही जा रहा है, और ऐसे में अब दिल्ली की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अंदर की स्थिति की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी स्थिति बढ़ती नजर आ रही है कि लगभग 24 घंटे में 3300 के करीब आंकड़े आना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। मगर दिल्ली सरकार बार बार कह रही है
अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। अगर जनता समझ गई और कहीं ना कहीं सरकारों को साथ देगी और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है और उसी को लेकर सरकारें भी कोशिश करते नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा है उससे साफ जाहिर है दिल्ली सरकार के पास भी एक समाधान रह जाएगा, सिर्फ वो भी लॉकडाउन का। अगर लॉकडाउन से पहले ही स्थिति को संभाल लिया जाता है तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन नहीं लगेगा दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। मगर हाँ, अभी दिल्ली सरकार जरूर कोशिश कर रही है, जनता को जागरूक करने की भी कोशिश कर रही है और दिल्ली सरकार की तरफ से अजीब लगातार जैसे कि मामले बढ़ रहे हैं और उस बीच बताया भी जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई, लेकिन अब तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच लगातार मामले बढ़ना सरकार और आम जनता के लिए भी चिंता का विषय है, क्या कुछ जानकारी? जी साधना, देखिए महाराष्ट्र मुंबई में लगातार कोरोना ने अपने ही तमाम निकटतम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मुंबई में रिकॉर्ड टूट गया है। मुंबई में आज 24 घंटे की अगर बात करें तो बीएमसी में 700 के 9,090 मामले आए हैं, जो कहीं न कहीं अब तक के कोरोना रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गिने गए हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 49,000 के पार हो गया है कोरोना, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ी जा रही है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि इसी तरह से अगर मामले लगातार बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र में, मुंबई में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा जाएगी, क्योंकि स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और वहीं लगातार ये कहा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आने वाले समय में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा मुंबई में। अब मुंबई के हालात देखकर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। सत्यप्रकाश, जैसे कि आपने बताया कि लॉकडाउन लगाना कि आगे सरकार ने बोला कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन लॉकडाउन लगाना एक विकल्प तो नहीं है ना? देखिए साधना, जिस तरह से स्थिति बन रही है, लगातार महाराष्ट्र सरकार लोगों से पहले भी गुजारिश कर रही थी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें, सुरक्षित रहकर अपने अपने कामों को अंजाम दे। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भूल जा रहे हैं। बाजार मार्केट में देखा जा रहा है तमाम गैदरिंग हो रही है। तो तमाम चीजें हैं जो महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन इस पे करे एक्शन के लिए कर रही है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में अगर लॉकडाउन की स्थिति पैदा नहीं होती है तो जाहिर तौर पर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं कहीं चरमाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने खुद ये कहा है कि हमारे पास तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं अब पूरी तरह से नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर व्यवस्थाएं की जाती है तो तमाम वो डॉक्टर्स कहाँ से लाए जाएंगे जिनको उन पे तैनात किया जाएगा। तो तमाम चीजें जो आकस्मिक होना संभव नहीं है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं बनता है। सत्यप्रकाश, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन अब विकल्प भी नहीं है लॉकडाउन लगाना। लेकिन फिलहाल जो मुंबई का जो हालात बताए जा रहे हैं वो कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल लगातार मामले बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग भी लगातार हो रही है, एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद वैक्सीनेशन का भी काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। उसके बावजूद भी लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो वो कहीं कहीं बेहद चिंता के विषय, बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अब तक करीब 10 जिलों में जो ऑलरेडी लॉकडाउन लगा चुकी है। मुंबई में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू की घोषणा की जा चुकी है, नाइट कर्फ्यू का बड़ी कड़ाई से पालन भी हो रहा है। उसके बाद भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में जयचंद्र महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं तो बढ़ रही है, लेकिन वही विपक्ष और प्रकाश, राजीव तिवारी दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहे हमारे साथ और जानकारी देते रहे। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, अब बने रही एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए, बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज समेत शैक्षणिक संस्थाओं को 12 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है और ऐसे में सरकार के मुताबिक संस्थाओं को खोलने पर अगला निर्णय 12 अप्रैल की स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 9 महीने बाद बिहार में 4 जनवरी 2021 को 9वीं से 12वीं कक्षा और कॉलेजों को इस शर्त के साथ खोला गया कि एक दिन में 50% उपस्थिति होगी
और ऐसे में इसके बाद 8 फरवरी 2021 को क्लास 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों और सबसे आखिर में 1 से 5वीं तक के स्कूलों को 1 मार्च 2021 को खोला गया था। वहीं दूसरी ओर विकराल होते कोरोना संकट के बीच बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने देश में 5 अप्रैल से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है और इस दौरान कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सिर्फ 50% ही रखने की अनुमति दी गई है। वहीं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य समारोह पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। आपको जानकारी दे दें कि पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,459 नए मामले सामने आए, जो इस साल की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहां बांग्लादेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,017 समथिंग हो गई है और ऐसे में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लोगों से और ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर अलवर में हमले के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के समीकरण बदल सकते हैं और ऐसे में आपको बड़ी जानकारी दे दें कि वेस्ट यूपी के 5 उन जिलों में पहले चरण में चुनाव है जहां बीते 4 महीने से किसान आंदोलन का ज्यादा प्रभाव दिखा और आज गाजीपुर बॉर्डर पर हमले को लेकर पंचायत बुलाई गई है और इसमें कृषि कानूनों का विरोध तेज करने का फैसला संभावित है और ऐसे में विपक्ष इसमें अपना राजनीतिक फायदा देख रहा है और इसी के मद्देनजर उसने एजेंडा भी बना लिया है। दूसरी ओर घटना के बाद अंदरूनी तौर पर चिंतित बीजेपी खुले तौर पर सब ठीक बिताने की तैयारियों में जुटी है। पश्चिमी यूपी का किसान और जाट समुदाय खेती बाड़ी के मामलों में अपनी आवाज उठाने के लिए बागियों के साथ है, जबकि राजनीतिक दलों की बात करें तो समर्थन में एक राय नहीं है। हालांकि भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत कह चुके हैं कि संगठन का चुनाव से लेना देना नहीं है और ऐसे में आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट करेंगे। फिर भी रालोद और सपा के साथ साथ कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भाकियू कार्यकर्ताओं से अपने पक्ष में मतदान की उम्मीद पाले हैं। झारखंड की गुमला पुलिस लगातार नक्सली गतिविधियों के विरोध विशेष सर्च अभियान चला रही है और ऐसे में आपको बता दें कि जिसका अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश मिश्रा विरोध कर रहे हैं और ऐसे में टीम ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर छापेमारी अभियान चलाया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि गुमला सदर थाना क्षेत्र के करौंदी गांव के समीप ट्रैक्टर पर लदा विस्फोट बरामद किया गया और इसी के साथ ही ट्रैक्टर के साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तो यहां पकड़े गए अपराधियों से विस्फोटकों को बड़े खेप में बारे में पूछताछ करते हुए इससे संबंधित वैध कागजात की मांग की गई। हालांकि उन्होंने ना तो भंडारण और ना ही इसके परिवहन के संबंध में कोई संतोषजनक बात कही और ना ही विस्फोटकों को कागजात उपलब्ध कराए और इसके बाद कुल 360 पीस जिलेटिन और 35 पीस इलेक्ट्रॉनिक डोनेटर की जब्त करते हुए कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। हासिल की है और ये इन लोगों ने अभी जो हमारे अपर पुलिस अधीक्षक अभियान है उनके नेतृत्व में ज़बरदस्त सर्च अभियान चल रहा है और उसी के दौरान इन्हें सूचना मिली और थाना प्रभारी गुमला, सशस्त्र बल और हमारे सीआरपीएफ के जो जांबाज सारे लोग हैं, इन लोगों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। एक ट्रैक्टर पर विस्फोटक जो लगभग 1000 किलोग्राम है जिलेटिन और करीब 35 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, कुछ तो ट्रैक्टर पर थे और कुछ पहाड़ियों में छुपाए हुए थे। सर्च अभियान के दौरान इन्होंने उस जखीरे का उद्भेदन किया और 4 व्यक्ति जो वहाँ पर था वो भाग रहा था, उसे धर दबोचा गया और फिर उनसे जब पूछताछ किया गया कि इसके जो वैध कागजात हैं कहाँ ले जाया जा रहा है, भंडारण और परिवहन कैसे हो रहा है, न तो उन्होंने कोई संतोषजनक बात बताई और नहीं। और यहाँ लेंगे फिर से एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद
बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोला। तो यहां राहुल गांधी ने भारत को लेकर अमेरिका की खामोशी पर सवाल उठाए हैं और ऐसे में उन्होंने बोलते हुए कहा कि अनिल विज ने वे देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। और ऐसे में साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के संग पर किए गए ट्वीट पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में दंगे करवाना चाहते हैं, बिना किसी सबूत के आरोप लगाना गलत है। और इसके अलावा अनिल विज ने जनता दरबार को लेकर बात करते हुए कहा कि कोई भी अपनी समस्या लेकर हमारे पास आ सकता है। देखिए, राहुल गांधी ने जो देश की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए विदेशी ताकतों को जो निमंत्रण दिया है, राहुल गांधी देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। और इनकी जो सोच है उसके ऊपर सारे देश को ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से हमने आज़ादी प्राप्त की है, विदेशी ताकतों को यहाँ से हमने बाहर निकाला है। अब ये दोबारा उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मामलों में आकर दखल दें, जिसकी किसी हालत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उसकी निंदा की जानी चाहिए, हर व्यक्ति को की जानी चाहिए, हर संस्था को करनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए। इस सब जनता देखिए, कोई भी आदमी हमारे पास आ सकता है अपनी शिकायत लेकर। वैसे मैंने सभी जिला के एसपीज़ को आदेश दिए हैं कि 12 से 1 बजे तक रोज़ाना वो कैंप लगाएं और लोगों की समस्याओं को सुनें। और अगर फिर भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरे पास आ सकता है। सब पूरे हरियाणा भर से हर कोने से लोग सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं, कहीं से भी कोई भी आदमी आ सकता है। अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मेरी कमिटमेंट है कि मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगा। भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने नहीं, तो और भी करते हैं सुनवाई, बाकी भी करते हैं। वे सब नारकोटिक ब्यूरो को लेकर जो पत्र लिखा गया था, डीजीपी ने उसका रिप्लाई दिया है और उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है और हमारे जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी अभी मेरे पास नहीं आया है, मैं पढ़ूंगा तो प्रतिक्रिया दूंगा। ये सब लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया जा रहा है उसमें भी कुछ अड़चने बताया जा रहा है कि सामने आ रही हैं। नहीं, उसमें जो हमारा LR डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ धाराओं पर एतराज़ लगाया था, उनकी हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो क्लियर हो जाएगा तो हम जल्दी ऑर्डिनेंस लाएंगे। उधर अयोध्या जिले में होली के दिन गोसाईगंज के डफरपुर गांव में हुई शराब पार्टी के बाद 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। तो यहां आपको बता दें कि पुलिस ने पार्टी का आयोजन करने वाले निवर्तमान प्रधान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए लोगों के पास से वो नकली शराब भी बरामद हुई है, जिसे पीने के बाद 2 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग बीमार भी हुए थे। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि पुलिस अभी इस मामले को लेकर जांच कर रही है कि नकली शराब कहाँ बनाई गई और कैसे गोसाईगंज के गांव तक पहुंची। तो यहाँ इस घटना में शराब पार्टी का आयोजन करने वाले निवर्तमान प्रधान के चचेरे भाई की भी मौत हुई है। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं, थाना गोसाईगंज क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर डफरपुर में एक घटना हुई थी जिसमें अपमिश्रित शराब पीने के बाद कुछ लोग बीमार हुए थे और दौरान इलाज 2 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हो गई थी। संबंधित प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, जिसमें उस गांव में दावत आयोजित करने वाले प्रधान तथा साथ ही साथ वहां के एक कोटेदार जो कि दूसरे गांव से प्रधान का प्रत्याशी अपने आप को मान रहा था, वो इसको सप्लाई करने वाले, इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले तथा जो दावत थी उसमें प्रधान के साथ साथ जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उस आयोजन में शराब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, उनको प्रोवाइड कराने में, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें ग्राम प्रधान राजनाथ, दूसरा कोटेदार हृदय तिवारी, उसका भाई संजय तिवारी, दीपक, राजू, राकेश और प्रधान को और कोटेदार को जो एक्चुअल सप्लायर था उससे कोऑर्डिनेट कराने वाला। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मिट्टी सत्याग्रह यात्रा शुरू की। तो यहां 23 राज्यों का दौरा करके शनिवार को मानसा पहुंची और 5 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगी।
तो यहाँ आपको बड़ी जानकारी दे दें कि लोगों को संबोधित करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने कहा कि 91 साल पहले गांधी सत्याग्रह का यही समय था और आज साम्राज्यवाद चुनौती देने के लिए महात्मा गांधी द्वारा नमक उठाने का छोटा सा कार्य किया गया, जो कि आग लगा दिया गया है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि उस समय भी महात्मा गांधी को उनके साथी हंसी मजाक में कहते थे कि इससे क्या होगा, लेकिन वह आंदोलन साम्राज्यवाद को चुनौती दे गया था। दांडी सत्याग्रह का ये समय था 91 साल पहले और उसमें साम्राज्यवादी ताकत को चुनौती देने के लिए वो छोटा सा नमक उठाने का प्रतीकात्मक कार्यक्रम एक आग लगा गया था और उस समय भी गांधी जी को हंसी मजाक के तहत लोग कहते थे, उनके ही साथी, इससे क्या होने वाला है, लेकिन साम्राज्यवादी ताकत को चुनौती दी गई। तो आज हमारे साथी गुड्डी तिवारी, फिरोज़ भाई, मिठी बोरवाला, ये सब लोग और एक बुज़ुर्ग स्वतंत्र सेनानी हैं जीजी पारिक जी, सब ने मिलकर ये सोचा कि आज ज़रूरी है मिट्टी सत्याग्रह के। तो 12 मार्च से ये शुरू हुआ, तो 23 राज्यों में अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ आज़ादी के आंदोलन के दौरान शहादत हुई वहाँ, और आज़ादी के बाद के भी विशेष संघर्ष जल जंगल ज़मीन के लिए हुए, और आज भी जहाँ निर्माण कार्य जारी है सब जगह से ऐसी मिट्टी आ गई है। आज के युग में हर चीज़ मिलावट हो गई है और ऐसे में यहाँ तक कि खाने में इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ और अनाज को भी कीटनाशक स्प्रे कर जहरीला किया जा सकता है, और ऐसे में जिसका प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि बस इसी सब ने एक महिला की सोच को बदलकर रख दिया और उसने घर की छत पर ही 100% ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया। और यह महिला पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के कस्बा खामाणु की है। यहाँ बताया जा रहा है कि महिला रजनी भारद्वाज को, जो करीब 5 वर्षों से छत पर ऑर्गेनिक खेती कर रही है और करीब 1700 वर्ग फीट की छत पर गमलों, प्लास्टिक के थैलों, लकड़ी से बने डिब्बों में अलग अलग सब्जियां बिजी हुई है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि अब रजनी का अनुभव इतना हो गया है कि छत पर ही विदेशी सब्जियां भी उगाने लगी है। और इन दिनों रजनी ने आम सब्जियों के साथ साथ इटालियन सब्जियां, जुकीनी भी बीज रखी हैं। और ऐसे में पिछले काफ़ी समय से रजनी न केवल घर की छत पर ही 100% ऑर्गेनिक खेती कर रही है, बल्कि रसोई की वेस्टेज और घर के कूड़े से भी खाद की तैयार सब्जियों में इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ इसका फायदा केवल रजनी को ही नहीं, आस पड़ोस को भी देखने को मिल रहा है। ख्याल जी मैनू 4-5 साल हो गए। वैसे मेरे मतलब एक्चुअल मेरा बुटीक है। बुटीक ते जिस तरह कस्टमर्स आते ने ना, वो मतलब दसन लग गए मैनू एक दिन कि ਜਿਹੜੀਆਂ सब्जियां होंदियां ने बहुत मतलब स्प्रेयां किस तरह बनदियां ने ये, ते भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्प्रे कितनी हार्मफुल ਹੁੰਦੀ है। तो फिर मन च आई कि क्यों ना मैं अपने है ना छत ते लगा के देखा ऑर्गेनिक, और मतलब जिदा फिर मैं शुरू करिया जी थोड़ा थोड़ा, तो मैनू वधिया रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। तो मैं शुरू करिया सी 2-3 गमलियां तो शुरू करिया सीगा, तो फिर मैं हौली हौली ਵਧਾਉਂਦੇ मतलब 1500-1600 स्क्वायर फुट एरिया ਜਿਹੜਾ मैं हुण कवर करिया होया अपना टैरिस से। कितनी देर तो कर रहे हो तुसी? हो गए 5 साल, 4-5 साल हो गए। ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? मेरे अकॉर्डिंग टू वैदर मतलब जिदा मौसम ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ मैंने मतलब मैनू किसी ने ना जुकीनी दे प्लांट लिया के दिते सी बीज बाहर तो मतलब इटली तो। फिर उधर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव विनय कटियार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। दरअसल यह विनय कटियार ने राहुल गांधी को चीन का दलाल बताया है। साथ ही आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी को विधवा विलाप करने वाली महिला का करार दिया गया है। तो यहाँ कटियार ने कहा कि राहुल को भारत छोड़कर चीन में बस जाना चाहिए, क्योंकि वहीं इनके लिए सुरक्षित जगह है। तो यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि वहीं उनके लिए फंडिंग भी करता है, और ये सभी जानते हैं। देखिए, जो राहुल गांधी है ये चीन का दलाल है, पूरी तरह से वो दलाल है। और जहाँ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, राहुल गांधी आगे आते जा रहे हैं। राहुल गांधी को भारत छोड़ करके चीन जा कर के बसना चाहिए, वही उनके लिए सुटेबल देश है, और चीन ही उनकी फंडिंग करता है। ये सबको मालूम है फंडिंग की गई है।
कांग्रेस पार्टी विधवा विलाप कर रही है, क्योंकि सत्ता मान नहीं पा रही है, परेशान है, तो विधवा विलाप करते हैं जो उनको, कोई उनको चुप करने वाला भी नहीं। किसी घर में मृत्यु जो होती है तो महिलाएं 2 दिन 3 दिन 4 दिन रो करके ख़त्म करती हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से विधवा पार्टी हो गई है और रोती जा रही है, रोती जा रही, रोती जा रही, विलाप करती जा रही, लेकिन उसको कोई कुछ करने वाला नहीं मिल रहा। इसके ही चक्कर में है कि कोई आवे हमको कुछ करे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।